नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो एमपी में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और इंग्लिश विषय उनके पास है। इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने 3 सालों में स्नातक में इंग्लिश लिटरेचर लिया हुआ है और एमपी टेट प्री पास किया हुआ है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका 20 मार्च 2025 से एग्जाम है। आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश की वैकेंसी हमेशा ज़्यादा आती है, इंग्लिश और मैथ की वैकेंसी ज़्यादा होती है। इंग्लिश की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की जो वैकेंसी हैं वो औरों के कंपेयर में ज़्यादा वैकेंसी दिखती हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन में कोई कमी छोड़ दें। और अगर आपको ये गलत फहमी है कि कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपसे बेहतर तरीके से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंदर कमरे के अंदर बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, कि 100 में से 60 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें। दूसरी बात, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश का सिलेबस के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या कहना चाह रहा है आपसे। उसके बाद इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे से समझो। 20 यूनिट उसके अंदर आ रही हैं और 20 यूनिट में एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो यूनिट आपसे क्या कहना चाह रही हैं और वो क्या मांग रही हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो पुराने प्रीवियस पेपर्स हैं, जो संस्था पेपर करा रही है, जैसे व्यापम पेपर करा रहा है, तो व्यापम जो पेपर करा रहा है उसमें आपको ये देखना है कि व्यापम इंग्लिश का पेपर किसी भी कॉम्पिटिशन का करा रहा हो, लेकिन वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। दूसरा, क्या आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो क्या इंग्लिश की तैयारी करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी क्या कमी रह सकती है जो आपको नहीं पता, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कमी आपके अंदर रह सकती है, उसको जरूर दूर कर लें। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 100 नंबर की परीक्षा होगी, टोटल 20 यूनिट्स आएंगी। पहले यूनिट्स की अगर हम बात करें, रीडिंग अनसीन पैसेज आएगा। प्रोज के बारे में है फैक्टरल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी टू एसेस और कंप्रेशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंसेस एंड वोकेबलरी। यानी कि जितना भी है, एक अनसीन पैसेज आपको दिखेगा यूनिट 1 में। दूसरा यूनिट 2 में रीडिंग अनसीन पैसेज, दूसरा पोइट्री के ऊपर एक अनसीन पैसेज होगा आपका। यानी कि एक तरह से वो गद्यांश और पद्यांश जैसी स्थिति होगी, एक स्टोरी होगी और एक कहीं ना कहीं पोएम होगी। उसके बेस पर वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। पहले और दूसरी यूनिट ये कहना चाहिए। तीसरी यूनिट से जो स्टार्ट होती है वो इंग्लिश की ग्रामर स्टार्ट होती है। जो जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं हमेशा नाउन से शुरुआत करते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, डिग्री, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। यूनिट 4 में टेंसेस दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब दिए, एग्रीमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। दूसरा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे और इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पंचुएशन किस तरह से बनाएंगे। यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, क्लोजेस दी हुई है, जैसे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज पढ़ते हैं, जो आप हमेशा पढ़ेंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो आप आसानी से पढ़ेंगे, इसे तो कोई नहीं छोड़ेगा। मैं आपको सिलेबस पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किन की कमियां, क्या क्या कमियां रह जाएंगी, जिसके कारण आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन तो भी मेरी मार्किंग कम रह गई। ऐसी क्या चीज रह जाएगी जिससे आपकी मार्किंग कम रह जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइटम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, होमोग्राफ, प्रीफिक्स, सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय। यूनिट 7 में स्पीच का फिगर, स्माइल्स, मेटाबोर, पर्सोनिफिकेशंस, पैराडॉक्स, आयरन्स, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, एसोनेंसिस। यूनिट 8 में बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में बात कर रहा है। यूनिट 9 में द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, इस तरह से यूनिट्स की बात कर रहा है। यूनिट 10 में लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिल्कुल नाम दे रहा है। अगर नाम आ रहा है नेल्सन मंडेला तो आप अच्छे से उसके बारे में पढ़े कि उसके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस तरह से उनकी कहानियां चल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th के बारे में आपको बुक पढ़नी चाहिए। यूनिट 11 में द लॉस्ट चिल्ड्रंस, ऐसे यूनिट 12 में भी द थीप स्टोरी का नाम दिए हुए हैं। स्पेशली जिन जिन का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी या पोएम बहुत ही फेमस है। जिनके नाम दिए हुए हैं उस नाम को आप यूट्यूब पर डालो, गूगल पर डालिए, डालने के बाद उसके एमसीक्यू निकालिए और जितने अधिक से अधिक एमसीक्यू लगा सकते हैं उतने अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि इन्हीं में से पेपर बनेगा और आप कहेंगे सर ये पेपर कहाँ से आ रहा है।
डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, द बॉल फॉर। ये 14 यूनिट तक आपको ऐसा दिया हुआ है। 14 यूनिट तक आपको एक एक चैप्टर का नाम पढ़ना है और उसको सर्च करके उसके एमसीक्यू लगाने हैं। यूनिट 15 में पोइट्री दी हुई है, नाम दिए हुए हैं जॉन किट्स, टोरोडेट, डब्ल्यू.बी. येट्स, सरोजिनी नायडू, गुरु नानक देव। इसके बारे में पढ़ना चाहिए। यूनिट 6 में भी नाम दिए हैं विलियम एजिड गार्डिनर, फ्रांसिस बेकन। यूनिट 17 में नाम दिए हैं चार्ल्स वर्जीनिया वॉल्फ। यूनिट 18 में ड्रामा के बारे में विलियम शेक्सपियर, जॉन गेल्सवर्थी। यूनिट 19 में आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दिया हुआ है। यूनिट 20 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइटिंग इंग्लिश। और यूनिट 20 जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि भारतीय जो भाषा है, भारतीय जो लिखित है भाषा है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं और इंग्लिश की तैयारी आप कर रहे हैं, सबसे पहले उसके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये बेसिक डिटर्मिनेशन, एक्टिव, पैसिव, पैसिव एक्टिव्स, और ये जितने भी चीज़ें दी हुई हैं इसकी बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी राइटर्स दिए हुए हैं उन राइटर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो राइटर्स किस कंट्री का है, कहाँ से है, कैसे है, ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। बर्थ एंड डेथ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कभी पूछ सकते किस देश का है, किस शहर का है, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली जिनके नाम इसमें दिए हुए हैं वो नाम आपको जरूर 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 याद कर लेने चाहिए। स्टोरी के बारे में एक ही चीज मालूम होनी चाहिए, वो 4 लाइन पूछ सकता है कि ये किस राइटर ने कहा है। जैसे विलियम शेक्सपियर की कुछ फेमस लाइनें होंगी, उन फेमस लाइनों के बारे में आप देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन कौन सी हैं, 10-12 तरह की लाइन्स निकलेंगी, उसको आप कॉपी में लिख लीजिए और डायरेक्ट उसको याद करते जाइए, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं आपसे जरूर बोलना चाहूँगा कि हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है। आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट को ही, बाल विकास को ही आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजी नाम दे देते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग है और सब्जेक्ट वाइज जो साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। तो आपको क्लियर कर दूं, चाइल्ड डेवलपमेंट तो इसमें आ ही नहीं रहा है, लेकिन इंग्लिश की जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से इंग्लिश साइकोलॉजी की बुक सर्च कर सकते हैं, तो आपके 3-4 दिन में आपके एड्रेस पर आ जाएगी। अगर आप राजस्थान के नज़दीक रहते हैं तो राजस्थान से आप बुक आसानी से ला सकते हैं। इंग्लिश राइटर की बुक आती है, मंगल के नाम से आती है, बाकी कोई भी राइटर आप ला सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश बच्चों को किस तरह समझ में आएगी, उनकी मानसिकता क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करेंगे कि ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन 9 से लेकर 12 तक जिन जिन के बारे में बुक्स में लिखा हुआ है, जिन जिन राइटर के बारे में, जिन जिन पोइट्री या पोएम लिखी हुई है या स्टोरी लिखी हुई है, उनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि वो कॉम्पिटिशन से पूछेगा, लेकिन बुकों में से ज़्यादा पूछेगा। 9 से लेकर 12 तक की है तो वो पुस्तकें आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें से। आप उसमें से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आपकी मार्किंग कम हो जाएगी। बाकी ग्रामेटिकल पूरा पढ़ना है, 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, इंग्लिश की साइकोलॉजी की पुस्तक जरूर लानी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। पेपर 20 मार्च से शुरू है, डिसिप्लिन जरूर रखना है और कोशिश करनी है कि लगातार पढ़ते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कि रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। आपको रिवीजन करते रहना है, ये नहीं सोचना है कि मैंने ये पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना, नहीं। अगर आपने 1 यूनिट पढ़ ली है तो उसके बाद दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, तो दूसरी पढ़ने से पहले आपको 1 यूनिट का रिवीजन होना चाहिए। मान लीजिए आपने आज से पढ़ाई शुरू करी और आज से पढ़ाई शुरू करने के बाद में आपने आज से पढ़ाई शुरू करी और आज से पढ़ाई शुरू आप कर रहे हैं, और शुरू करने के बाद देखा जाए तो आप पहली यूनिट कर लिए, दूसरी कर लिए, तीसरे दिन आप पढ़ने जा रहे हैं, चौथी यूनिट कर रहे हैं, तो पहले दूसरी का रिवाइज भी जरूर कर लेना। रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। नमस्कार दोस्तों।